बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर 5 का जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इस चैप्टर के पूर्व के 2 वीडियो के तहत हमने जाना अंग्रेज सरकार की उन नीतियों के बारे में जो कि 1857 के विद्रोह का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनती हैं। इसी के साथ ही हमने 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हुए ये देखा कि किस तरह से एक सैनिक विद्रोह व्यापक जन विद्रोह का रूप धारण कर लेता है और आगे चलकर वीडी सावरकर इसी जन विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का नाम देते हैं। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कि 1857 की क्रांति के बाद किस तरह से अंग्रेज सरकार की भारतीयों के प्रति नीति में परिवर्तन हुआ। आपने देखा कि किस तरह से 1857 की क्रांति को नियंत्रित करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 2 साल लग गए थे। इस क्रांति ने एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को ही हिला दिया था। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार जो कि भारतीयों के प्रति बहुत ही कठोर नीति अपना रहे थे, इस क्रांति के बाद वो अपनी नीति में किस तरह से परिवर्तन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विद्रोह के बाद के साल। हमने देखा कि अंग्रेजों ने लगभग 2 साल उनको लगे 1857 की क्रांति को नियंत्रित करने में। 1859 के आखिर तक उन्होंने देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब उनको ये स्थिति क्लियर हो गई थी कि भाई हम पहले की तरह जो हमारी कठोर नीतियां थी किसानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, शासकों के प्रति, नवाबों के प्रति, हम उन कठोर नीतियों के सहारे इस भारत देश पर शासन नहीं चला सकते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया था किसको? अंग्रेजों को। इसके लिए ये आवश्यक था कि यदि वो लंबे समय तक भारत पर अपना शासन करना चाहते हैं, भारत पर राज करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी नीतियां परिवर्तित करनी होगी और नीतियों को उदार बनाना होगा। अब क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी ताकत वैसे भी धीरे धीरे कम करती जा रही थी अंग्रेज सरकार, अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके उसकी सारी पावर किसके द्वारा ले ली जाती है? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश महारानी के द्वारा ले ली जाती है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल्कुल सफाया हो जाता है और भारत पर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश की महारानी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं उन बिंदुओं का कि अंग्रेजों ने कौन कौन से बदलाव किए 1857 की क्रांति के बाद। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। आप इसको ये समझो कि माना कि अपने देश भारत की कोई कंपनी है, भारत की कोई कंपनी जाकर विदेशों में व्यापार कर रही है। आप ये समझ लीजिए इंग्लैंड में जाकर ही व्यापार कर रही है और कंपनी का नाम हम मान लेते हैं कि टाटा है। माना कि टाटा भारत की सरकार से अनुमति लेकर के इंग्लैंड में व्यापार करने के लिए गई और कुछ ही समय पर उसने इंग्लैंड के साम्राज्य पर, इंग्लैंड में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, इंग्लैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। अब भारत सरकार कुछ समय बाद कहेगी टाटा को कि आप तो वापस आ जाओ और अब हम इंग्लैंड का रूल अपने हाथों में ले लेते हैं। अब भारत सरकार इंग्लैंड का शासन संभालेगी। ठीक वैसे ही हुआ कि इंग्लैंड की कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पर आकर रूल करने लग गई। अब 1857 की क्रांति होने के बाद अंग्रेज सरकार ने कहा कि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब ऐसे करो, ये शासन आप हमें सौंप दो, हम भारत का शासन संभालेंगे। अब डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटेन की महारानी थी उस वक्त विक्टोरिया, तो उनके हाथों में भारत का शासन एक तरह से आ गया। ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और जिससे कि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। एक महत्वपूर्ण पोस्ट सृजित की गई, भारत मंत्री की पोस्ट, और ये जो भारत मंत्री बनता था वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इस भारत मंत्री को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया, एक परिषद का गठन किया गया जिसमें शुरुआत में 15 सदस्य थे और इसे इंडिया काउंसिल कहकर किया गया, जो कि भारत मंत्री को सलाह देने का कार्य करती थी। और भारत मंत्री का ये कार्य होता था कि वह भारत से संबंधित सारे मामलों को संभालता था और वह ब्रिटिश की पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। इसी के साथ ही एक और परिवर्तन किया गया कि अभी तक जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहकर संबोधित किया जाने लग गया और वायसराय को क्राउन का प्रतिनिधि माना गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया और हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग थे जो कि गवर्नर जनरल थे, अब वो भारत के प्रथम वायसराय कहलाए, क्योंकि गवर्नर जनरल का जो पद चला रहा था उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, उसका नाम
नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया। और इस प्रकार जो वायसराय था उसको इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया था। आप इसको इस तरह से समझिए कि एक पद होता था भारत मंत्री का, ठीक है, और भारत मंत्री पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था, और भारत मंत्री को जो सूचित करने का कार्य करता था भारत के मामलों में वो करता था वायसराय, ठीक है। तो वायसराय भारत संबंधी सारे मामलों की जानकारी देता था भारत मंत्री को, और भारत मंत्री उसकी सूचना देता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो इस तरह से संरचना कर दी गई, और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के शासन की सारी जिम्मेदारी अंग्रेज सरकार ने अपने हाथ में ले ली। तो सबसे बड़ा जो फेरबदल किया गया संरचना में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरी ताकत ले ली गई, और अब सीधा ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके नियंत्रण में भारत का शासन आ गया। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमने देखा था जब हम कारणों का अध्ययन कर रहे थे हमारे फर्स्ट वीडियो के तहत कि 1857 की क्रांति के जो बीज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों में निहित थे, कि उनकी नीतियों ने इस तरह का ग्राउंड तैयार किया क्रांति के लिए। उसमें हमने देखा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को। लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक सिद्धांत दिया कि जिस किसी भी रियासत के अपना खुद का पुत्र नहीं होगा, जिस किसी राजा के प्राकृतिक रूप से खुद का पुत्र नहीं होगा या वारिस नहीं होगा, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा हड़प लिया जाएगा। यानी जो दत्तक पुत्र था उसको भी मान्यता नहीं दी गई थी, इसलिए राजा महाराजा रुष्ट हो गए थे। और सहायक संधि के तहत हमने देखा कि सहायक संधि के तहत भी काफी क्षेत्रों को हड़पा गया था। क्या था सहायक संधि, याद करो एक बार, कि रियासत जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगी उसको खुद की सेना रखने का अधिकार नहीं होगा, ब्रिटिश सेना उसकी सुरक्षा का कार्य करेगी, उस रियासत की सुरक्षा का कार्य। बदले में उसे ब्रिटिश सेना को समय समय पर भुगतान करना होगा। यदि भुगतान में देरी हो जाती है तो उस रियासत के संबंधित क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प लिया जाएगा। और इसी के साथ एक रेजिडेंट का प्रावधान किया गया था जो कि राज्य के हर छोटे बड़े मामलों में हस्तक्षेप करता था। तो नवाब, राजा, महाराजा सबकी शक्तियां सीमित होती जा रही थी, सबके क्षेत्र छीन लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इसी के कारण नवाबों में, राजाओं, महाराजाओं में आक्रोश आया और 1857 की क्रांति में वो शामिल हुए। तो अब खुलकर के अंग्रेज सरकार ने कह दिया, सभी राजाओं महाराजाओं को ये भरोसा दिलाया कि अब तक जो हो गया सब भूल जाओ, भविष्य में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़िया शासन प्रोवाइड कराया जाएगा अंग्रेज सरकार के द्वारा। आपके जो क्षेत्र है आपके साम्राज्य के अंदर उस पर कभी भी हम कब्जा नहीं करेंगे, और उन्हें अपनी रियासत को अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को सौंपने तक की छूट दी गई। उनको ये कह दिया कि आपका खुद का मामला है कि आप किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएं, आप अपने दत्तक पुत्र को भी अपनी विरासत सौंप सकते हो। यानी पूरी तरह से राजा के ऊपर छोड़ दिया गया। और लेकिन उनको एक बात जरूर कही गई कि आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी आपके खुद की रियासत के मामलों में, लेकिन आपको ब्रिटेन क्राउन को, जो ब्रिटेन की महारानी है, उनको अपना अधिपति स्वीकार करना होगा, उनको अपना माई बाप स्वीकार करना होगा, उनकी सर्वोच्चता स्वीकार करनी होगी। यानी आप अंदर के मामले में पूरी तरह स्वतंत्र हैं, कैसे भी करके अपने साम्राज्य का विस्तार करो, किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित करो, आपके दत्तक पुत्र आपने घोषित कर रखा है तो उसको अपना साम्राज्य दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो सर्वोच्चता स्वीकार करेंगे वो किसकी स्वीकार करेंगे, ब्रिटेन की महारानी की, ब्रिटेन की क्राउन की, उनके अंडर में रहते हुए आप यहाँ पर शासन करेंगे। तो इस तरह से भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। किसके द्वारा हो रहे हैं ये परिवर्तन? ये परिवर्तन हो रहे हैं अंग्रेज सरकार के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद, जब एक अधिनियम लेकर आए 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद हम देखते हैं कि सेना, क्योंकि सबसे पहले तो म्यूटिनी हुई थी, सैनिक विद्रोह हुआ था, हमने देखा मेरठ की छावनी, फिर दिल्ली तक गया, फिर लखनऊ, कानपुर, बहुत सारे केंद्र बन गए थे। तो अब की बार ब्रिटिश सरकार ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सेना में यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम किया गया। तो भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम किया गया, साथ में यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार यानी विद्रोह के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, जहां पर विद्रोह हुआ, जहां के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में ज्यादा भाग लिया था, वहां के सैनिकों को कम भर्ती किया जाएगा। तो कौन कौन से केंद्र थे? जैसे कि अवध था, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत। यहां से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय जो गोरखा हैं, सिख है, पठान है, जिन्होंने अंग्रेजों को विद्रोह को शांत करने में मदद की थी, तो गोरखा, पठान, इन लोगों को ज्यादा भर्ती किया जाएगा।
इसी के साथ ही हम देखते हैं कि अंग्रेज सरकार की 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के प्रति नीति द्वेषपूर्ण हो गई थी। उन्होंने मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली थी। उनके मन में मुस्लिम समुदाय के प्रति, इस्लामिक समुदाय के प्रति संदेह के भाव आ गए थे, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। और हम देखते हैं कि ये नीति आगे जाकर इतनी दुखदायी होती है कि अंग्रेज सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुस्लिम दो कौमों को लड़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे तो अलग अलग धर्म के लोग हमेशा से ही सद्भाव से रहते आए हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ही है जिसने कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमों को लड़वाया और आगे चल करके सांप्रदायिक आधार पे भारत का विभाजन करवाया। आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने और क्या परिवर्तन किए। जब हम कारणों की बात कर रहे थे, आप सारे एक एक करके कारण उठा लो और उन्हीं कारणों का सॉल्यूशन बताया है विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में। तो उसमें हमने कारण देखा था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की परंपराओं के साथ, रीति रिवाजों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। अब अंग्रेज सरकार ने साफ कह दिया कि हम कोई सामाजिक सुधार उधार नहीं करेंगे, आप अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों को मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्योंकि अब की बार जो ब्रिटेन सरकार थी वो इस तरह का कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहती थी कि उनकी सत्ता भारत में खतरे में पड़ जाए। तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि हम आपके धर्म का, आपके सामाजिक रीति रिवाजों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति भी ब्रिटेन की सरकार ने, कंपनी का तो शासन अब समाप्त हो चुका था, ब्रिटेन की सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने, जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार से हम देखते हैं ये सारी 5-6 नीतियां हैं जो कि हमें याद करनी है। एक बार और रिवाइज कराती हूं। सबसे पहले हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिल्कुल हटा दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश की जो साम्राज्य थी, उन्होंने सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया भारत का शासन। भारत के लिए एक भारत मंत्री नाम से पद सृजित किया गया, जो कि कैबिनेट का ही सदस्य होता था, ब्रिटेन की कैबिनेट का। और वह जो भारत मंत्री है उसको सलाह मशवरा देने के लिए काउंसिल भी गठित की गई, परिषद भी गठित की गई। और हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल का पद चला रहा था उसको अब उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। और वायसराय भारत से संबंधित सभी मामले सूचित करता था भारत मंत्री को, और भारत मंत्री इसकी सूचना ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता था। सबसे अहम बदलाव तो ये हुआ कि अब कंपनी के हाथ से पावर ले ली गई, कंपनी के हाथ से शासन छीन लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजा थे, नवाब थे, उनको ये आश्वासन दिया गया कि अब कंपनी उनके क्षेत्र के साथ, उनके निजी मामलों के साथ, उत्तराधिकार जैसे मसलों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सेना में भी उन्होंने परिवर्तन किया, यूरोपियन सैनिकों का अनुपात बढ़ाया, जिससे कि यूरोपियन सैनिक वफादार रहे अंग्रेजों के प्रति और इस तरह का कोई विद्रोह दोबारा निकलकर नहीं आए। इसके बाद हम देखते हैं कि और परिवर्तन किए, भारतीयों को उनकी धर्म, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में स्वतंत्र कर दिया गया कि हम भी आपके परंपराओं, रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। इसी के साथ ही भूस्वामियों, जागीरदारों को और इसी के साथ ही जो किसान वर्ग था उनको यह विश्वास दिलाया गया कि भूमि पर उनका अधिकार बना रहेगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन करके, हालांकि बाद के सालों में हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये नीति इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं दी गई थी, और भी विद्रोह हुए बाद में और बहुत बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस तरह के कुछ आमूलचूल बदलाव 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने किए। तो बच्चों, यहीं पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में खुर्दा या पाइका विद्रोह के साथ। धन्यवाद।